सबसे पहले मेरा ये सवाल होगा कि आपको ये वेलनेस के क्षेत्र में या फिटनेस के क्षेत्र में किससे इंस्पायर हुआ? जब रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करें, जब आप अनवांटेड डाइट खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए, तेल मसाला ज़्यादा खाते और आपके बॉडी का पैनक्रियाज इन डिस्टर्ब हो जाते तो आप शुगर लेवल आपका अनबैलेंस होने लगता है। जो आपने बताया अच्छा डाइट लोग नहीं ले रहे, इसका क्या मतलब? अच्छा डाइट नहीं ले रहे, बहुत सारे लोगों को तो नॉलेज ही नहीं कि अच्छा डाइट है क्या। एग्जैक्टली बैलेंस डाइट के बारे में जब बात करते हैं, मैंने लोगों को देखा है कि वो 3 कैटेगरी के लोग हैं राइट नाउ अभी मार्केट में। पहला ऐसा पर्सन जो बीमार है, ऑलरेडी बीमार है, वो मेडिसिन पे जिंदा है, ऐसे लोग मात्र 15% है। 15% और 15% बहुत बड़ा नंबर होता है। 5% लोग हेल्दी कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो फिट एंड फाइन है, वो अपना डाइट अच्छा रखे हुए है, वो अपना एक्सरसाइज कोच रखे हुए है, डाइटिशियन रखे हुए हैं एंड वो हेल्दी है। बाकी जो 80% कैटेगरी के लोग हैं जो कि अपने आप को सब हेल्दी कैटेगरी में मानते हैं। सब हेल्दी इन द सेंस कि अगर हम पूछे कि आप बीमार हैं तो आप उसमें भी हाथ नहीं उठाने वाले, अगर हम पूछे कि आप हेल्दी हैं तो उसमें भी वो हाथ नहीं उठाते हैं। तो आपने अभी जो सोशल मीडिया की बात कही, वो कितना प्रभावित करता है हेल्थ? रील्स का ज़माना है सर, रील्स का ज़माना है। लोग छोटा छोटा रील्स देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, चीज़ों को अंदर देख नहीं पाते हैं। जैसे ये पॉडकास्ट चल रहा है सर अभी राइट नाउ, तो इसमें 40 मिनट्स अगर कोई टाइम देंगे तो उसको प्रॉपर समझ में आ पाएगा एग्जैक्टली चीज़ें क्या थी। बट अगर वो थोड़ा समय के लिए आए और डिस्ट्रैक्ट होकर चले जाए तो प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे बातों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट चैनल टाइम डेस्टिनेशन ए क्लैरिटी। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही लाभदायी होने वाली है। हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने बहुत सारी बातें इस विषय पे कही है जो हम आपके सामने लाने वाले हैं। सबसे तो पहले हम गौतम बुद्ध की वो वाक्य, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, गौतम बुद्ध ने कहा था। हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सकता, देखभाल नहीं कर सकता, वो अपने आत्मा की भी देखभाल नहीं कर सकता। दर्शकों, चाणक्य ने कहा है कि आरोग्य ही जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। आज जो इस विषय पर हम जो चर्चा करने वाले हैं, जिनके साथ जो आज के हमारे मेहमान हैं, वो बहुत सारे आज के जो भी युवा हैं, प्रौढ़ अवस्था में हैं, महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है, उनके फिटनेस के लिए बहुत सारा काम किया है। आज के जो हमारे मेहमान हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। सर, आपका स्वागत है, श्री सतीश कुमार जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस प्लेटफॉर्म पे कि मैं लोगों से कुछ बात कर सकूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। एंड मैं बधाई भी देता हूँ आपके पूरे टीम को एंड आपको सर स्पेशली। धन्यवाद। आप जो मिलके लोगों को एक अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं कि हेल्थ कैसे बढ़िया करें और भी डिफरेंट टॉपिक पे। सो बधाई, बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस बधाई के लिए। मेरा तो बहुत दिनों से मन था, आपका समय हम मांग रहे थे, लेकिन आप भी बहुत बिजी हैं। तो सर, आपसे सबसे पहले मेरा ये सवाल होगा कि आपको ये वेलनेस के क्षेत्र में या फिटनेस के क्षेत्र में किससे इंस्पायर हुआ? कैसे आपके जहन में आया कि हम इस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करें? ये सवाल बहुत बढ़िया है सर। एंड एग्जैक्टली आज से 8 साल पहले जब मैं पटना आया था फर्स्ट टाइम, तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि हेल्थ लाइन में मुझे आगे बढ़ना है, बट मैं पार्ट टाइम एक्स्ट्रा काम ढूंढ रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं बाहर के क्षेत्र से यहाँ पढ़ाई करने के लिए, बट वो फाइनेंस के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, कोई एक्स्ट्रा काम करना चाहता है। तो मैं भी काम ढूंढ रहा था, तो मुझे एक काम मिला अपने एक हेल्थ सेंटर में जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ पे। एंड लोगों को खुश देखता था, हैप्पी देखता था। जो भी लोग वहाँ पे आते थे एक हेल्थी गॉसिप करते थे एंड वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। एंड मैं खास करके देखा हूँ ऐसे पर्सन जो फाइनेंशियली ठीक ठाक रहते हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं, ओबेसिटी के मामले में हो या लाइफ स्टाइल डिजीजेज जो हो। तो ये सब जब परेशानी में आके वहाँ पे हैप्पीली एक्सरसाइज वगैरह करते तो मुझे बहुत इंस्पायर किया, वहाँ का माहौल बहुत इंस्पायर किया। जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ मैं काम करता था, तो फिर वहाँ देख के लगा। एंड फिर कुछ जब मैं स्टडी करता गया हेल्थ के बारे में, तो पता चला कि आने वाले समय में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो लोग बहुत समस्या में आने वाले हैं। तो मैंने इसको अपना कैरियर ही बना डाला।
फिर मैंने और भी एक ज़्यादा मिशन बना लिया मिशन ही बना डाला। एंड फिर मैंने न्यूट्रिशन के ऊपर पढ़ाई किया, मैंने योगा का डिग्री लिया एंड योगा कराने लगा लोगों को। एंड बाय द वे, मतलब इस क्षेत्र में आपने कोई जो भी है एक शिक्षा, आपने किसी विधिवत कोई शिक्षा आपने प्राप्त की है या कोई डिग्री हासिल किया है, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने प्रॉपर वे में इसका पढ़ाई किया, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट का मैंने पढ़ाई किया है, योगा का प्रैक्टिस किया है, योगा एक कॉलेज है पटना में, वहाँ पे। उसके बाद जब लोग रिजल्ट आने लगा और वो जब थैंक यू बोलने लगे ना, तो फिर मजा आने लगा। कोई ऐसा स्टोरी बताइए जो कि आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो। स्टोरी सिंपल बताऊं तो एक नहीं, मेरे पास बहुत सारे स्टोरी है। जब सबसे जो अभी तक आपके जहन में है। हमारे यहाँ सर एक पर्सन आए हुए थे एंड उनका वेट मेरे ख्याल से उसमें 12-13 kg वेट ज़्यादा था, बट वो बहुत परेशान थे। वेट उनका कितना था? वेट उनका था आई थिंक 79 के आसपास वेट था उनका, और हाइट उसका 5 फीट 4-5 इंच के आसपास था। तो मतलब उनको अराउंड 15 kg वेट माइनस करना था। एंड उनका डायबिटीज शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ था। तो जब मैं उसको योगा कराने लगा, एक्सरसाइज कराने लगा और डाइट के बारे में समझाया कि शुगर तभी हो सकता है जब आप टाइम टेबल खाना नहीं खाए, जब रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करें, जब आप अनवांटेड डाइट खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए, तेल मसाला ज़्यादा खाते और आपके बॉडी का पैनक्रियाज इन डिस्टर्ब हो जाते, तो आप शुगर लेवल आपका अनबैलेंस होने लगता है। तो मेक श्योर आप अपना डाइट बढ़िया करिए एंड योगा प्रतिदिन करिए। योगा से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ज़्यादा हमारे बॉडी में जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा बर्न होते। तो उससे उनको जब रिजल्ट मिला, वो मुझे थैंक यू बोले एंड उसके बाद वो मुझे बोले कि जब मेरा रिजल्ट आएगा ना तो मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट करने वाला हूँ, और वो मुझे किया भी। फिर मुझे मज़ा आने लगा। जब लोग थैंक यू बोलते हैं ना, मैं किसी को ज़्यादातर नहीं देखता हूँ किसी और ज़्यादा करियर में, जो लोग बहुत ज़्यादा किसी की लाइफ में ना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। जैसे डॉक्टर्स को लोग बहुत थैंक यू बोलते हैं, मेरा भी सपना था बट फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण मैं उधर नहीं जा पाया। डॉक्टरी की पढ़ाई आपने नहीं की, लेकिन आपने हेल्थ के क्षेत्र में अपना एक ये क्षेत्र चुना आपने की। ये भी एक तरह का क्या है, मतलब प्रोफेशन हम समझते हैं कि डॉक्टर से कम नहीं है, डॉक्टर्स के पास जाना नहीं पड़े, ये आप काम कर रहे हैं। मेरा तो मानना है अगर डॉक्टर और अगर वेलनेस कोच, योगा टीचर मिल के काम करे तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत सारे पेशेंट को हेल्प करते हैं। डॉक्टर तो गॉड है, नो डाउट, दूसरा भगवान डॉक्टर ही है, बट वो डाइट के बारे में भी सलाह दे लोगों को तो फिर पेशेंट बीमार कम पड़ने वाला है। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन रहे कि किस तरह से अपने आप को फिट रखें, किस तरह से मेडिटेशन करें, किस तरह से योगा करें, ताकि बीमारी आपके पास नहीं भटके। बिल्कुल। और एक स्वस्थ समाज बने। एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य भी आप कर रहे हैं कि स्वस्थ समाज अगर है तो पूरा समाज जो है अच्छा डिलीवर कर सकता है। राइट। ये हमारा जैसा मानना है। तो इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो हमारा इससे फिर एक सवाल और आता है कि फिटनेस के लिए सबसे पहले आप जो कार्य करते हैं, किस तरह टारगेट कैसे करते हैं? टारगेट कैसे करते हैं फिटनेस? टारगेट से टारगेट कैसे करते हैं? जैसे मान लिया कि आपने कोई सेंटर वगैरह खोल रखा है, राइट, खोला है, राइट। आपने सेंटर खोल रखा होगा तो उसका तो ऐड करते होंगे आप। बिल्कुल। और आपके सामने जो लोग आते होंगे उन्हीं को आप टारगेट करके उन्हीं को आप टिप्स देते होंगे। बिल्कुल। या ऐसे भी कोई कैंप लगाते हैं या कोई इस तरह का काम करते हैं समाज के बीच में जाके, इस तरह का कोई ऐसा काम स्टार्टिंग में करते थे सर, बट जहाँ तक आपने पूछा कि कैसे लोगों को टारगेट करते हैं, तो जहाँ तक आप भी ये बात मानते, हम सब मानते हैं एक हेल्दी बॉडी सबको चाहिए और लोग अच्छा डाइट करने के लिए रेडी नहीं है। हम लोगों को सर 3 भाग में एक बात आपने अभी जिससे हम आपको बीच में हम बीच में आपको जो आपने अच्छा डाइट लोग नहीं ले रहे हैं, इसका क्या मतलब? अच्छा डाइट नहीं ले रहे, बहुत सारे लोगों को तो नॉलेज ही नहीं कि अच्छा डाइट है क्या। एग्जैक्टली बैलेंस डाइट के बारे में जब बात करते हैं, उसी के कारण सर आजकल लोग परेशानी में आ रहे हैं। और इसी कारण मैंने लोगों को 3 मैं बताता हूँ कि अच्छा डाइट एग्जैक्टली होता क्या है। हाँ, वही बट उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। इसी कारण मैंने लोगों को देखा है कि वो 3 कैटेगरी के लोग हैं राइट नाउ अभी मार्केट में। पहला ऐसा पर्सन जो बीमार है, ऑलरेडी बीमार है, वो मेडिसिन पे जिंदा है, ऐसे लोग मात्र 15% है। 15%, और 15% बहुत बड़ा नंबर होता है। 5% लोग हेल्दी कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो फिट एंड फाइन है,
वो अपना डाइट अच्छा रखे हुए है, अपना एक्सरसाइज कोच रखे हुए है, डाइटिशियन रखे हुए हैं, एंड वो हेल्दी है। बाकी जो 80% कैटेगरी के लोग हैं जो कि अपने आप को सब हेल्दी कैटेगरी में मानते हैं, सब हेल्दी इन द सेंस कि अगर हम पूछे कि आप बीमार हैं तो आप उसमें भी हाथ नहीं उठाने वाले हैं, अगर हम पूछे कि आप हेल्दी हैं तो उसमें भी वो हाथ नहीं उठाते हैं। मतलब वो खुद को ना तो बीमार मानना हेल्दी मान रहे हैं। ऐसा हुआ आखिर क्यों? अभी जो आपने पूछा अच्छा डाइट क्या होता है, तो अच्छा डाइट मतलब जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये 3 इसेंशियल न्यूट्रिशन है सर जो हमारे बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, गुड फैट्स, तो ये 3 कैटेगरी है ये जो डेली इसेंशियल्स बहुत आपके डाइट जरूरी के है। लिए। यस यस, माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन एंड फाइटो न्यूट्रिशन। तो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के तहत आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स, वो चाहिए थोड़ा थोड़ा मात्रा में हमारे बॉडी को चाहिए रहता है, बट वो भी बहुत इसेंशियल है। तो यही रीजन है सर कि लोग 80% सब हेल्दी कैटेगरी में आ रहे हैं। और अवेयरनेस नहीं है आपका, ये Awareness नहीं है। अवेयरनेस, Yes. 80% अवेयरनेस नहीं है कि अच्छा स्वास्थ्य होता क्या है। राइट, 5% तो अवेयर है, वो अपना सब कुछ फिट फाट अपने आप को रखे हुए हैं, और आपने कहा 15% बीमार हैं, मतलब वो दवा बीमार भी हो medicine चुके हैं, हो चुके हैं वो। अब अवेयरनेस नहीं होने के चलते वो लोग बीमार। आपका जो कहना है कि उसमें से उतने लोग बीमार हो गए, 15% 15% लोग बीमार हो गए। 95% लोग में से 15% बीमार हो गए, और 80% धीरे धीरे बीमारी की ओर बढ़ रहे जा रहे हैं। एक ही सलाह है सर हमारा 80% लोगों के लिए, थोड़ा सा टाइम निकाले, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, और वो टाइम वो बर्बाद कर ही देते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम रील्स पे, इधर उधर। अगर वो हम उसमें भी आएंगे, सोशल मीडिया पे मेरा प्रश्न है। राइट हाँ, राइट, बोलिए, बोलिए। हाँ। तो वो अगर हेल्थ को पढ़ाई करे, ध्यान से देखे, एंड तो वो सही बीमार होने से बच सकता है। तो आपने अभी जो सोशल मीडिया की बात कही, वो कितना प्रभावित करता है हेल्थ? आजकल तो बच्चे से लेकर एकदम चाइल्ड, न्यूली बॉर्न चाइल्ड है, थोड़ा सा ग्रोन अप हुआ नहीं, 2 साल 3 साल का हुआ नहीं, कि उसके हाथ में पापा फोन आ मम्मी जाता लोग दोनों बिजी हैं, दोनों ऑफिस गोअर्स हैं, और दोनों उसके हाथ में मोबाइल दे के उनको जल्दी जल्दी खाना खिलाना या अपना रूटीन पूरा कर लेते हैं वो। उसके साथ साथ बच्चे भी, राइट, आजकल तो पढ़ाई ऑनलाइन है, लेकिन बिल्कुल। पढ़ाई कम और डिस्ट्रैक्शन जो Entertainment आपने ज्यादा बताई, होते हैं। इंटरटेनमेंट ज़्यादा है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो मोबाइल पे ही जाता है या टीवी पे जाता है। हमारे जो एल्डरली लोग भी हैं, वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा समय आजकल रील स्क्रॉल और न्यूज़ या टीवी सब पे जाता है, तो ये Right. ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइट्स में वो लोग रहते हैं। बिल्कुल। तो वैसे लोगों को आप क्या सलाह देते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है? पहले हम ये जानें क्या प्रभाव पड़ता है हेल्थ पे। सर हेल्दी रहना ना, जैसे कि मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है, जैसे फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशन हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, ये सब टाइप ऑफ हेल्थ है सर। जी। तो अगर आप ज़्यादा सोशल मीडिया या फिर ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर टाइम बिताएंगे, मतलब अनवांटेड चीज़ों के ऊपर यूट्यूब पे टाइम बिताना, मतलब अगर आप यूज करने के लिए बिता रहे दैट इज़ वेरी गुड, बट अगर आप ऐसे ही बच्चे को एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन हाथ में दे दिया ताकि वो रोना बंद कर दे, तो उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मेक श्योर ऐसे करने से बचना चाहिए गार्जियन को खास करके। एंड बहुत सारे गेम होते हैं बच्चे के लिए, गेम आप खुद अगर गार्जियन है खुद यूट्यूब पे देखिए बच्चे को क्या ऐसा गेम, फिजिकल गेम में इन्वॉल्व करें, खुद देख लीजिए और उसको कुछ गेम बना के दे दीजिए अपने बच्चे को। उस चीज़ से क्या होगा कि वो आपका बच्चा वो गेम खेलेगा, बट आपने खुद ही टाइम नहीं दिया यूट्यूब के ऊपर, और आपने बस कोई कुछ भी ऐसा बच्चे वाला खेलने वाला लगा दिया और उनको हाथ में दे दिया, एंड वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फिर उसको लत लग जाती है, फिर धीरे धीरे जब बड़े होते हैं वो, तो वो नज़र हटा ही नहीं पाते इस स्क्रीन से। एंड आजकल तो देख ही रहे सर कितनी परेशानियां बढ़ रही है। तो क्या है उससे, क्या क्या? हमारा सवाल ये है कि सोशल साइट्स पे इस तरह से समाज के हर उम्र के लोग राइट, अगर अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, तो उससे हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपका क्या मानना है? हमारा ये आपसे जानना है। रील्स का जमाना है सर, रील्स का जमाना है। लोग छोटा छोटा रील्स देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, चीज़ों को अंदर देख नहीं पाते हैं। जैसे योगा करना है, क्योंकि हम लोग हेल्थ के ऊपर बात करें, योगा करना है। योगा में हमारा बॉडी का हर एक मूवमेंट बढ़िया होना चाहिए। शुरू करना चाहिए जहाँ से सूक्ष्म व्यायाम, फिर आपको वार्म अप, एंड देन फिर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, फिर आपको लोअर बॉडी अपर बॉडी जो भी करना है। बट अगर आप रील्स देख के ओनली कर रहे हैं, रील्स का आपने लत लग गया, रील्स देखे एंड आप थोड़ा थोड़ा करें, तो उसी को इंजरी हो जाते है ना। तो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया
ढंग से इस्तेमाल करेंगे लंबा, जैसे ये पॉडकास्ट चल रहा है सर अभी राइट नाउ, तो इसमें 40 मिनट्स अगर कोई टाइम देंगे तो उसको प्रॉपर समझ में आ पाएगा एग्जैक्टली चीजें क्या थी। बट अगर वो थोड़ा समय के लिए आए और डिस्ट्रैक्ट होकर चले जाए तो प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे बातों को। तो बस यही होते हैं सर बच्चे, आजकल बच्चे को देखिए सर, वो भी रील्स देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ पे बहुत चैलेंजेस बढ़ते हैं। वही हम अभी आप आए हैं, जो हमारा जो जहन में जो है यही है कि कैसे बच्चे अगर रील्स देख रहे हैं, कम उम्र के बच्चे या युवावस्था के बच्चे मेंटली वीक हो रहे हैं, मेंटली वीक हो रहे हैं, Right. मतलब सब आपका ये कहने का मतलब कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है, वो भी कर रहा है। इसके बाद उनको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बिल्कुल। जब सिलेबस की बातें आएंगी, वो आने वाले समय में एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी करेंगे, कॉलेजेस जाएंगे, तो उसको मन नहीं लगेगा। वो चाहेगा कि हम बस ऐसे शॉर्टकट कहीं से मिले। आदमी, आपने जो कहा कि मेंटली वो थक जाता थक जाएंगे। उसका प्रभाव जो मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ता है, तो आपका क्या सलाह है इसके ऊपर? बस मेरा सलाह इतना ही है कि गार्जियन इस बात को समझे, गार्जियन सोच समझ के थोड़ा सा टाइम दे अपने बच्चों को, क्या देखना है उसको, कितना, एटलीस्ट एक एज होता है, एक होता है ना बच्चे, कभी बच्चे आपके बच्चे को जिस उम्र तक डांट सकते हैं डांट के समझाइए, जब जिस एक एज होता है उसके बाद आप डांट नहीं सकते बच्चे को, तो उसके बाद आप एज अ फ्रेंड समझाइए उनको, फिर उसके बाद आप उसको इंडिपेंडेंट छोड़ सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट जब तक 18 ईयर्स नहीं हो जाते तब तक आपको सोच समझ के उसको कुछ भी कराना है, क्योंकि आप जैसा परवरिश देंगे वैसा ही उसका आगे भविष्य तैयार होने वाला है। आपका ये कहना है कि गार्जियन का रोल, चूंकि मेंटल स्वास्थ्य नहीं बिगड़े बच्चों का, उसमें गार्जियन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज के इस जीवन शैली में जहाँ की मोबाइल है उसी से जुड़ा रहना है, तो कैसे वो अच्छे कैटेगरी की चीज पे अपना समय दें, कम से कम उनका समय इसके ऊपर जाए, ये आपका कहना है। राइट। एक चीज और, अभी सर आप देखिए वो तो फोन चला ही रहा है और उसको उसके सामने फास्ट फूड परोसा जा रहा है, वो ना चिप्स खा रहे हैं और भी चीजें खा रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें, और इसका प्रभाव पड़ता है। अब उन्होंने आज से तो स्टार्ट किया नहीं है, एक समय तो ऐसा होगा जब गार्जियन ही उसको टेस्ट कराए होंगे, वो चीज होगा तो जरूर डेफिनेटली ऐसा, जो कि बचपन में जब रहते हैं वो तो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको आदत किसने डलाया? घर में एक तो कोई समझदार इंसान है, एक तो कोई है जो घर में स्वीट्स ढेर सारा लाते हैं, फास्ट फूड ढेर सारा लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं, दुनिया का सबसे अनहेल्दी जो मील है। तो धीरे धीरे वही बच्चे, एक तो ऐसे भी सोशली वो इन्वॉल्व है, ऊपर से डाइट भी खड़ा, जंक फूड जो आपका यही कहना है, पैकेज फूड जो है या फास्ट फूड जो है वो बहुत ही अनहेल्दी है, बहुत अनहेल्दी, जो कि बच्चों को खुश करने के लिए वो पैकेज फूड, जंक फूड्स गार्जियन जो है देते, वो शुरू में देते हैं, बाद में वो आदत लग जाता है, और ओवर द पीरियड आपका ये कहना है कि उससे शारीरिक मानसिक तो खराब हो ही रही थी, शारीरिक भी खराब, स्वास्थ्य भी खराब हो गया। राइट। तो ये कहना है कि वहां भी गार्जियन का रोल है कि बचपन से ही उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, हेल्दी फूड के साथ उनको रखा जाए। उस पर आपका क्या सलाह होगा, किस तरह से वो, ये तो हो गया कि इससे खराब होता है, क्या बच्चों को किस तरह से हेल्दी फूड की तरफ अट्रैक्ट करें? हेल्दी फूड की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले चीज जो करनी चाहिए, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, आप जैसा करेंगे आपके बच्चे वही कॉपी करने वाले। आप उसके सामने खाइए और इंजॉय कीजिए, भले आप अंदर से इंजॉय नहीं कर रहे। एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर आप सुबह सुबह फ्रूट्स खा रहे हैं एंड आप इंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी इंजॉय के साथ खाएंगे, मम्मा खा रही है, पापा खा रहे हैं, है ना। अगर आप उसके सामने आप एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा योगा करेंगे, तो वो भी देखिए खुशी खुशी करेगा। बट अगर आप ही सोए रहेंगे 7 बजे तक, 8 बजे तक, तो वो फिर संभव ही नहीं है कि आपके बच्चे भी वो करें। और फिर वो एक दिन तो ऐसा आता है, बहुत सारे बच्चे को मैं देखा हूँ कि वो गार्जियन के सामने बोल भी देते, मम्मा खुद ही सोई है, पापा खुद ही सोए हुए हैं। तो ये समस्या है। ये आपका ये कहना है कि बेसिक समस्या जो गार्जियंस हैं, अगर समाज को सुधारना है तो सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करें। राइट। घर से जो भी उसके गार्जियन हैं, फिर एक सशक्त फैमिली तैयार हो, वो अपने आप को पहले उस जीवन शैली में ढालें, उसको देखते हुए, उसको अनुकरण करते हुए बच्चे जो है उसको उससे प्रभावित होंगे धीरे धीरे, और इससे पूरा एक परिवार जो है वो सशक्त परिवार होगा और एक हेल्दी परिवार तैयार होगा, और इस तरह से पूरा हेल्दी समाज जो है वो तैयार हो जाएगा। आपका एक चीज हमारा कहना है कि आप तो ये, चाहे वो मध्यम वर्ग हो या उच्च मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग के लोग की शैली की बात, ये लोग इस पर तो कंट्रोल कर लेंगे। हमारा भारत जो है वो साक्षरता उतना है नहीं, राइट, गरीबों का देश है, कुपोषण इतना ज्यादा है बहुत ज्यादा। यहाँ पे,
उसको कैसे आप एड्रेस करते हैं? उसको कुपोषण- कैसे एड्रेस, क्या इसमें सरकार को क्या करना चाहिए, किस तरह का पहल करना चाहिए? क्योंकि आपने तो बहुत अच्छी बात कही कि फ्रूट्स, कितना लोग फ्रूट्स ले पाएगा, Right. कितना लोग दूध ले पाएगा, कितने लोग इस तरह के, हाँ मोबाइल जरूर सबके हाथ में है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर के पास ये इंस्ट्रूमेंट जो है, मोबाइल वाला इंस्ट्रूमेंट जो है, ये सबके पास है, Right. सभी इंटरटेन होते हैं। तो वो जो कुपोषण के शिकार हैं, जिनको हेल्दी डाइट नहीं मिल पा रहा है, राइट, उनके लिए आप क्या, बहुत कैसा लोग है? कुपोषण का शिकार है सर। आपने ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। इंडिया में जितने लोग, इंडिया में खास करके और वे जो यूपी, बिहार एंड झारखंड ऐसे जगह है, यहाँ पे ज़्यादा कुपोषित लोग रहते हैं, कुपोषित बच्चे रहते हैं। ऐसा इसलिए है कि वो शिक्षा का अभाव तो है ही, नो डाउट। दूसरा, गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है बट सिस्टम फेलियर होने के कारण उन तक पहुंच नहीं पाता है। जैसे कि अभी देखिए, हर एक स्कूल में खाने पीने की व्यवस्था है, एक टाइम का मील, मिड डे मील बनता है, बट कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक अच्छी चीज़ हो रही है अभी के समय में कि टीचर्स लोग टाइम से स्कूल जाते हैं, टाइम से आते हैं। एक समय ऐसा भी आएगा कि बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ जाएंगे एंड फिर अगर वहाँ से वो सीखते ही समझते हैं खान पान के बारे में। जैसे कि अभी योगा फिजिकल टीचर बहाल हो रहे हैं स्कूलों में, तो वो अगर अपने दायित्व को भली भांति समझे, बच्चे को योगा करवाए, बच्चे को डाइट के बारे में समझाएं, तो यकीन मानिए एक समाज में बदलाव आएगा। बट इसके लिए भी थोड़ी सी सिस्टम फेल्योर से बचना पड़ेगा, तभी वो तो सही हो सकता आपका है। ये कहना है, जो आपने बहुत बड़ी बात कही कि स्वास्थ्य का सीधा शिक्षा से भी संबंध है, खासकर बिल्कुल। शुरू के अवस्था में ही, राइट, जो कि सरकार उसमें फोकस तो है। वो एक मिड डे मील के रूप में हर गरीब बच्चों को चाहती है कि वो स्कूल आए, उसको खाना से वंचित नहीं रहे, एक स्वस्थ भोजन भी मिले, शिक्षा भी मिले, साथ साथ आपने फिजिकल टीचर की जो बात कही, Right. फिजिकल फिटनेस के लिए, योगा के लिए उस तरह के टीचर हैं, उस तरह क्लासेस भी इनिशिएट हो, लेकिन ये सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हो और सिस्टमाइज्ड हो जाए समाज में, हो जाए। तो ये उन वर्गों को भी लाभान्वित करेगा। यही हाँ, आपका कहना है? बिल्कुल। बिल्कुल, मैं आप बहुत सही सारे बात करते गार्जियन को मैं देखा हूँ सर गांव में कि वो बहुत सारा काम करते दिन भर, बट वो सही डाइट नहीं खा पाते, पैसे को बचाते, जो भी बच रहा है उसका जो भी जो भी अपना खर्च करने में बचाना चाहता है, बट अगर वो थोड़ा सा एजुकेशन ले, डाइट पे खर्च करे, तो वो पैसा जो बचा बचा के बीमार हो रहा है ना, वो पैसा उनका बचेगा। अल्टीमेटली वो तो खर्च हो जाता है, खर्च बीमार हो ही होगा। जाना है। तो इसको शुरू में ही ऐसा करे कि थोड़ा स्वस्थ थोड़ा रहे, खर्च करे, थोड़ा खाए, खर्च करे। फ्रूट्स खाए। और एक भी अभी रिसेंटली में एक बहुत बड़े टीचर है, जाने माने टीचर हमारे खान सर, मैंने उनका देखा था वीडियो, वो बोल रहे थे अभी भी गांव के तबके में तभी लोग फ्रूट्स खरीदते हैं जब पूजा होती है, जब ना कुछ स्पेशली कोई फंक्शन हो घर में, तभी फ्रूट्स खरीदते हैं। बट ऐसा नहीं कि वो नहीं खा सकते, अगर वो थोड़ा बहुत समझे चीज़ों को एंड ट्राई करे। गांव में बहुत सारे वो सब्जी खान साग साहब मिलते का हैं। जो कहना बिल्कुल सही है कि समाज में गरीब की बहुत। संख्या बहुत ज्यादा है, फल वो एफोर्ड नहीं कर पाते नहीं हैं। कर पाते। लेकिन सरकार जो ये काम कर रही है एक हेल्दी फूड के रूप में, आजकल तो अंडा उसमें लाया गया है, चाहे खिचड़ी जो भी है, 30 किलो सुपाच्य में। चीज है, वो सब चीज अगर सिर्फ पहल है खिचड़ी तो नहीं अच्छी है, चीज। तरह तरह के खाने तरह के हैं, खाने भी हैं। बट बच्चे पहुंचे तब पहुंचे तो, तब और तो वो पहुंचने के लिए बच्चों को मुहिम लाना, तो चले। बिल्कुल, बच्चों को शिक्षा के संस्थान तक लाना, ये भी समाज का काम है, गार्जियन का काम है, उन लोग को भी शिक्षित करना। तो Right. आप इसके लिए ऐसा सोचते हैं कि हाँ कुछ कैंप गांव में या वैसे लोगों के बीच में लेके हम कैंप करें? यस यस, करते इसीलिए हैं? तो भी वेलनेस सेंटर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जगह 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 वेलनेस का प्रचार कर रहे हैं, वेलनेस सेंटर खोल रहे हैं। तो वेलनेस का तो मतलब ही वही है कि सभी वर्ग तक ये फिटनेस और जानकारी वेलनेस पहुंचे, जानकारी पहुंचे। बहुत अच्छी बात आपने कही है सर। एक और आपसे सवाल है हमारा कि जो आप सेंटर खोलते हैं, तो सेंटर खोलते हैं तो उसमें फिटनेस के लिए आप इक्विपमेंट्स भी रखते होंगे? 2-3 तरह के सेंटर होते हैं सर। एक छोटा मोटा इक्विपमेंट, जैसे कि बेसिक फ्री हैंड एक्सरसाइज भी होते हैं। और हम तो योगा, जैसे भारत में योगा को पूजते हैं लोग, अभी इंटरनेशनल योगा डे भारत से ही अभी शुरुआत हाल हुई में है। आपका तो आप फ्री हैंड भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अपने वेट लिफ्टिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, बट आप अपने बॉडी को उठा सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं। अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं रहते हैं तो भी आप बहुत सारा चीज़ है जो आप कर सकते हैं। डंबल के रूप में आप पानी के 2 बॉटल को लेके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इक्विपमेंट चाहिए ही चाहिए। मेरा एक सवाल ध्यान में आ रहा है, वो जिम सेंटर जो है आजकल, जो है जिम सेंटर और आपका वेलनेस सेंटर, इसमें क्या डिफरेंस है?
एग्जैक्टली जिम अगर आपको टारगेटेड बेस पे आपको बॉडी बनाना है, बाइसेप्स बनाने हैं, ट्राइसेप्स बनाने हैं, आप एब्स पे काम कर रहे हैं एंड आपको थाई के ऊपर काम करना है, तो जिम जरूरी है। बिना उसके वेट, जब तक आप वेट लिफ्टिंग नहीं करेंगे तो बॉडी, जब तक आप स्ट्रेंथ, जब क्या बोलते हैं, पावर, वेट लिफ्टिंग नहीं करेंगे तो आपका मसल्स नहीं बन सकता। तो वो भी जरूरी है। बट जो नहीं कर पाते हैं वो जिम वगैरह रेगुलर नहीं जा पाते हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉय है जो रेगुलर जिम चाह के भी नहीं जा सकते, तो उससे अच्छा है कि आप घर पे योगा करें, सेंटर पे योगा ज्वाइन करें, 1 घंटा। कहने का मतलब है कि सबके लिए जिम जरूरी नहीं है। जो ये बाइसेप बनाना चाहते हैं या कौन सा 6 पैक्स बनाना चाहते हैं या वेट लिफ्टिंग में या स्पोर्ट्स पर्सन है या इस तरह के लोग हैं, कुछ खास लोग, वो जिम करें, लेकिन ऐसे आम लोग जो हैं, जो आम ऑफिस गोअर्स हैं या ऐसे भी महिलाएं हैं, वो लोग वेलनेस सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे उसको एजुकेशन मिलेगा। जिम में आपके पास ऑलरेडी जिम में जाइए बॉडी बनाने के लिए, बट आपको अगर वेलनेस एजुकेशन भी चाहिए, प्रोटीन क्या होता है, विटामिन क्या होता है, फाइबर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो आपको वेलनेस सेंटर में एजुकेशन मिलने वाला है। हॉस्पिटल्स में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपका इलाज होगा, है ना, डॉक्टर्स इलाज करेंगे, बट प्रॉपर एजुकेशन आपको एक डाइटिशियन, एक न्यूट्रिशनिस्ट ही दे सकते हैं। और जिम में तो आपको बॉडी बनाने हैं। जिम हर एक पर्सन जा सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जाए, वो जा सकता है, डिपेंड करता है उसका क्या सिचुएशन है। सबको अफोर्ड भी नहीं कर सकता है, सबको अफोर्ड नहीं। जिम का जो फीसेस है या उस क्लास के लोग, पर्सनल ट्रेनर के बहुत फीसेस है। लेकिन आपका वेलनेस सेंटर कम से कम एजुकेट करेगा तो वो सब लोग खुद ब खुद भी उसको। आप लोग वेलनेस सेंटर को क्या ऑनलाइन भी चलाते हैं? हाँ, अपना वेलनेस सेंटर ऑनलाइन भी चलाते हैं हम लोग। चूँकि छोटे छोटे शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा वेलनेस सेंटर खोलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोचेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट अगर हम यहीं से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करना चाहें तो ऑनलाइन से अपना वेलनेस सेंटर चलता है, जहाँ पे उसको 20% 30% योगा, एक्सरसाइज एंड बाकी डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में सलाह देते हैं आप। तो उससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैटर हो जाता है। ऑनलाइन होने से जो लोग भी ऑनलाइन जुड़े वो लोग कनेक्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कैटर कर पाएंगे, उन लोग को हेल्प कर पाएंगे। तो हमारा एक सवाल आपसे ये है सर, कि सबसे पहले जो आपके पास वेलनेस सेंटर में जो पहुंचता है, कोई भी व्यक्ति देखा वेलनेस का, उसको भी मन है कि हम हेल्दी हैं, सबसे पहले आपके दरवाजे पे गया तो आप उसको किस तरह से सबसे पहले आप आकलन करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं उसका? सबसे पहले हम उनका वेलकम करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो रेडी है अवेयरनेस के लिए। वेलकम करते हैं, उनको डिफरेंसेस बताते हैं, व्हाट इज इलनेस, व्हाट इज वेलनेस। इलनेस और वेलनेस में सबसे पहले उनको ब्रीफ करते हैं, डिफरेंस बताते हैं। इलनेस मतलब व्हाट, आप बीमार पड़ चुके हो, आपको मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। वेलनेस का मतलब आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि बीमार होने से बच सको, आप बीमार होने से बच सको, तो उसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो आपको बस रेगुलर कंसिस्टेंसी रखना है, डाइट को कंट्रोल करना है, एंड जो भी एक्सरसाइज है, आसना है, वो सब करने। वो आप पहले फर्स्ट हैंड में उनको बताते हैं और वो टिप्स देते हैं, उसके अनुसार वो कार्य करते हैं और धीरे धीरे आपके साथ जुड़ते हुए वो आप एक ऐसा भी जिसको भी आप वेलनेस प्रोवाइड किए हों या फिटनेस रखे हों, वो लोग अगले किसी पीढ़ी को या अपने साथ साथ जो भी जान पहचान वाले हैं उनको इस लायक बना देते हैं आप कि हाँ वो उसको भी बनाते हैं। और हमारा मिशन भी यही है कि नेक्स्ट जनरेशन को पास करना है ना, एक अच्छा कैरियर भी और एक अच्छा एजुकेशन भी। मकसद ये, मिशन ही यही है, समाज को पूरा स्वस्थ बनाना है। इसके लिए उसको उस लायक बना देते हैं कि वो पार्टवित करके अपने चीजों को दूसरे तक पहुंचा सके। क्योंकि अभी पार्क में लोग टहलते हैं, बस मेरा एक ही सलाह रहेगा उन लोगों से, वो थोड़ा सा मिस्टेक करते, वो भी वेलनेस का ही पार्ट है, पार्क में वॉक करना, दैट इज आल्सो वेलनेस। बट वो मिस्टेक क्या करते हैं ना, वो एक्सरसाइज करने के बाद लेट से घर जाके खाना खाते हैं, और खाना में वो ऐसा खाना खाते हैं जो अनबैलेंस रहता है। कहने का मतलब वो चाय पी लेंगे या रोटी सब्जी खा लेंगे, दैट इज नॉट गुड। अगर वो इस चीज़ को, ये समझदारी कहाँ मिलेगी? वेलनेस सेंटर में, कि आप योगा एक्सरसाइज के बाद घर पे जाके बैलेंस बनाओ डाइट को, चाहे वो आप चना स्प्राउट्स खाओ या राजमा खाओ या फिर जो भी तरह तरह के फ्रूट्स आते हैं। हम इसको ब्रीफ में समझते हैं, ऐसे समझें कि एक सपोज कि हम आपके यहाँ पहुंचे, राइट, आप सबसे पहले हमारा एक, पहले तो इलनेस वेलनेस का आपने एक डिफरेंस भी बताया। हाँ। जांच हमारा मैंने आपका जांच किया, जरूर करते होंगे, किस तरह की जांच करते हैं आप? सबसे पहले वेट देखते हैं, आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट कैलकुलेट करते हैं। फिर हमारे पास एक मशीन होते हैं जिसमें हम आपका चेकअप करते हैं, फैट परसेंटेज कितना है, फैट परसेंटेज आप बताते हैं, राइट, मसल परसेंटेज क्या नाम है?
उस मशीन एक फैट स्कैनर मशीन आता है ओमरॉन fat का, scanner, हाँ yeah. हाँ कनाडा स्कैन आता है वो, ये हाँ राइट। तो उस पे चेकअप करके और फिर समझाते हैं दोनों में मसल और फैट में डिफरेंसेस क्या होते हैं। हाँ, आप बताते चले सर, वो हाँ। हम चाहते हैं दर्शक राइट इस प्लेटफॉर्म से लाभान्वित हों आपके Right. इन वाक्यों से। तो Right. जैसे मान लिया हम आपके पास पहुंचे, आपने बताया इलनेस वेलनेस में डिफरेंस, हमारी जांच की आपने, हाइट और वेट आपने लिया, Right. अकॉर्डिंगली आपने फैट का क्या हमारे या क्या क्वांटिटी है हमारे, Right, वो सब बताया वो आपको। सब बताया। उसके बाद वो सारा चीज बताने के बाद हम आपसे पूछते हैं आप कोई मेडिसिन तो नहीं खाते, चाय कॉफी लेते कि नहीं लेते, वेज या नॉन वेज क्या खाते हैं आप, मतलब आपका एक बार दिनचर्या जानते पूरा हैं, दिनचर्या पूरा जानते हैं। दिनचर्या जानते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह से फैट कम होगा, किस तरह से मसल्स गेन होगा, और वेट आप कैसे मैनेज होगा। वेट कैसे मैनेज होगा। आपको जानकारी के लिए बताऊं मैं सर, हमारे बॉडी में वेट मसल घट जाएगा तो भी घट जाता है, बट आपको मसल्स नहीं घटाने, आपको फैट घटाना है, फैट घटा के ही वेट को आपको वेट लॉस घटाना करना है, है। तभी आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर आपने डाइटिंग किया, तरह तरह के डाइटिंग आजकल आते हैं, अगर तरह तरह के डाइटिंग से आपने वेट लॉस किया तो फिर क्या होगा, आपको क्रेविंग होगी, आपको भूख ज्यादा लगेगी, तो आप जो छोड़े हैं डाइटिंग किया हुआ है आपने, फिर वो आप डाइट करने वाले, खाना खाने वाले हैं, तो उससे आपका फैट बढ़ जाना है। फिर तो बढ़ आपको जाएगा। हाँ, आजकल तो डिटॉक्सिंग के लिए, फास्टिंग के लिए इस तरह की बहुत सारी प्रक्रिया लोग करते हैं लोग, तो उससे बचना है। बचना है। जहाँ भी नाम आ जाता है ना कुछ डाइट, आप सुने होंगे ना, इंटरमीडिएट फास्टिंग होते हैं, कीटो डाइट होते हैं, बहुत तरह तरह के डाइट है, कुछ भी नाम आ जाते हैं ना, आपको बचना चाहिए। जस्ट आपको सिंपल लाइफ स्टाइल को एक अच्छा हैबिट बनाना है, जैसे सुबह टाइम से जगना, टाइम से नाश्ता करना, दोपहर टाइम से खाना खाना, इवनिंग स्नैक्स करना और रात का डिनर, बस ये 4 चीज आपने अपना लिया ना, आप सुबह 8 साढ़े 8 तक ब्रेकफास्ट ले लेना है। ब्रेकफास्ट में क्या आपने जो बता रहे थे, क्या क्या होना चाहिए? ब्रेकफास्ट में आपका हमेशा ट्राई करना है, आप एक कहावत तो सुने होंगे ना कि हमारा जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए ना वो राजा महाराजा की तरह होना चाहिए, लंच जो होना चाहिए वो मंत्री की तरह होना चाहिए, और डिनर जो होना चाहिए वो भिखारी की तरह होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको राजा महाराजा की तरह बड़ा थाली खाना है, इसका मतलब ये नहीं था। इसका मतलब ये था कि ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मिले तो वो सबसे बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया इन द सेंस कि आपका उसमें प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन मिनरल्स होने चाहिए, गुड फैट होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए मिनिमम, शुगर एकदम कम होना चाहिए उसके अंदर। वो क्या क्या हो सकता है, तो पहला है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स में जो भी अंकुरित आलमंड्स है, उसके बाद राजमा है, उसके बाद चना है, मूंग है, ये सारे आते हैं हमारे स्प्राउट्स के अंदर, अंकुरित अनाज। कुछ फ्रूट्स भी ऐड कर लें उसमें, है ना, चाहे वो गुआवा हो, चाहे वो एप्पल हो, तरह तरह के फ्रूट्स आते हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। हाँ, सीजनल फ्रूट्स वो आप ऐड कर सकते हैं। एंड आपको बस ये ध्यान रखना है ना, भर के कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है। बहुत लोग रोटी सब्जी खा लेते हैं, चावल दाल खा लेते हैं, सुबह में चाय खाते हैं, चाय तो जहर है, स्वीट पॉइजन है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में चाय कभी ऐड नहीं करना चाहिए, चाय वो आप तो जान सदियों से चला रहा है, तो क्या उसका रिप्लेसमेंट क्या है? बहुत सारा चीज़ है, ग्रीन टी है, ग्रीन टी। एंड आप किसी भी तरह का, स्पेशली मैं अभी जो बनाता हूँ ना, गर्म पानी करता हूँ, उसमें मैंने दालचीनी डाल दिया, उसमें मैं इलायची डाल दिया, उसमें मैं लौंग डाल दिया, थोड़ा सा चीनी डाल दिया, शुगर एकदम टेस्ट के लिए, थोड़ा सा नहीं के बराबर, एकदम पीजिए, मज़ा आता है। एक ही चीज़ पी पी के आप अपने बॉडी को गंदा क्यों कर रहे हो? आप, ये आपका बॉडी है, आपने किराया पे लाया है क्या? नहीं, तो आप क्यों ही बीमार पड़ रहे? दैट इज़ नॉट गुड। एक बातचीत में जैसे आपने कहा कि डरते हैं लोग, वैसे ही लोग डरते हैं, जैसे डॉक्टरी सलाह आ जाती है कि नहीं आपको, अब उसको जैसे किसी को यूरिक एसिड है, राइट, तो उनको लोग बोलते हैं प्रोटीन आप नहीं लें, हाँ, चूंकि वो आपने तो बीमार हो गया है। हाँ, बीमार हो गया है ना, बीमार हो गया है, तो uric फिर तो acid, सोचना पड़ेगा ना। फिर तो सोचना, तो वो तो नहीं ले पाएगा। हाँ, उसके लिए अलग ऑप्शंस होते हैं सर, उसके लिए भी आप लोग कोच options बताते हैं, वेलनेस कोच बताते हैं। जो बीमार लोग हैं ना, उसके, ये मैं हेल्दी लोगों का बात हेल्दी कर लोग रहा हैं, हूँ, जी जी, एक नॉर्मल हेल्थ वाले normal लोग, healthy, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। right। ठीक है, तो वो आपने जैसे बताया कि स्प्राउटेड 8 साढ़े 8 तक वो ले लें। उसके बाद लंच आपका जो परफेक्ट टाइम है, ऐसे आयुर्वेदा में कहा गया है, योगा में, कि जब सूर्य आपके एकदम सर के ऊपर हो, वो टाइम आपका लंच का रहता है। तो 12 साढ़े 12 का टाइम आई थिंक सबसे बढ़िया है, जिसमें मैं ब्रेकफास्ट डेली करता हूँ। मैं वेलनेस सेंटर 10:30 11 तक क्लोज करता हूँ, एंड फिर 12 साढ़े 12 तक मेरा लंच फिनिश हो जाता है एवरी सिंगल डे। लंच में आपका क्या कहना है, क्या होना चाहिए? जैसे यहाँ तो आपने बताया कि कार्बोहाइड्रेट नहीं लें, हाँ, हेल्दी रहना है, हेल्दी, हेल्दी रहना है, तो एक चीज बहुत जरूरी है, दैट इज योर सैलड, सलाद। एटलीस्ट आपको 2 पीस खीरा लेना चाहिए लंच में, एक पर्सन को 2 पीस खीरा लीजिए, सैलड भड़ के लीजिए,
है, टमाटर, मूली, गाजर, जो भी सीजन है जिस चीज का, वो आप लंच से आधा घंटा पहले कंपलसरी लीजिए। लंच करने से पहले वो और आपके लंच बॉडी क्या में होना चाहिए? लंच में आपका एक हेल्दी लंच, तो रोटी कम लेना है, चावल कम लेना है, दाल ज़्यादा लेना है, हरा सब्जी ज़्यादा लेना है। अभी रोटी में भी कोशिश करना है कि रोटी थोड़ा मल्टीग्रेन का हो तो ज़्यादा बढ़िया हो। थोड़ा सा बहुत पतला हो जाता है तो उसका फाइबर वेस्ट हो जाता है, फाइबर नहीं रहता। थोड़ा सा मोटा रोटी हो तो बढ़िया है। थोड़ा चावल ले सकते हैं। मेरा एक सजेशन रहेगा, दोनों नहीं लेना है। कुछ लोग बोलते हैं ना, 2 रोटी दे दो, थोड़ा चावल दे दो, दैट इज नॉट गुड। आपको एक चीज कुछ भी खाइए, वो आपको बस पेट भरने के लिए खाइए, ओवर मत खाना है। अब दोनों खाएंगे तो आपका अल्टीमेटली ओवर हो जाने वाला है। तो कोशिश करना दोनों एक साथ में नहीं ले। नहीं। फिर आफ्टर लंच ट्राई करिए, कुछ दही खा सकते हैं, दैट इज प्रोबायोटिक, है ना। छाछ पी सकते, बटर मिल्क आप ले सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर लंच हो जाएगा, है ना। एंड अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो ट्राई करिए नॉन वेज लंच में ही लें। बहुत सारे लोग नॉनवेज प्यारा होता है, वो चाह के भी छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लंच में लीजिए नॉनवेज। लंच में क्या है, आपका डाइजेशन उसमें बढ़िया हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले, है ना। ग्रेवी नहीं लेना चाहिए, पीसेस खा सकते हो आप, बट ग्रेवी नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। नॉनवेज में नॉनवेज में सब खा सकते हैं आप? सब तो नहीं खा सकते, रेड मीट जितना कम करिए, करना है। पीसेस ले सकते हैं। आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि चिकन में भी इंजेक्ट किए जाते हैं, तो सोच समझ के खाइए। इसके साथ वाटर इनटेक का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वाटर ये तो आपका खाना हो गया। वाटर इनटेक एटलीस्ट आपको पर 20 kg 1 लीटर पानी पीना है। मतलब 20 kg जिनका वेट है 1 लीटर। 1 लीटर। अगर मान लिया 60 kg वेट है तो 3 लीटर। 80 kg वेट है तो 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। ये मिनिमम है। आप आधा लीटर कम ज्यादा कर सकते हैं, बट इतना अगर आप नहीं पिएंगे तो आपकी किडनी पे लोड पड़ने वाला है। अब हमारा ये सवाल है कि ये जो लोग लाइफ स्टाइल जो है, जो आपने एक दिनचर्या बताया, इस तरह का रूटीन क्या है, इस तरह से आप डाइट लें, अगर लोग नहीं लेते हैं तो बीमार पड़ेंगे ना, तो लाइफ स्टाइल डिजीज के शिकार होंगे। वो होंगे क्या ना। है, किस तरह का वो लाइफ स्टाइल डिजीज है क्या? एक्चुअली ये नाम बहुत अच्छा सुनने में लग रहा है, लाइफ स्टाइल डिजीज, बट ये डिजीज है। ये एक्चुअली डिजीज है, बीमारी है सर। शुगर होना, शुगर पे लोग, लेकिन आजकल लगता है कि चलो ठीक है मुझे शुगर हो गया ना, टैबलेट खा लेंगे, बट आपको पता नहीं है वो डिजीज है। आपका हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ गया है तो प्रॉब्लम्स है, थायराइड बढ़ रहा है। आजकल स्लीप एपनिया, लोगों को खर्राटा आता है, नींद में भी सांस रुक जाती है, ऐसे केसेस मिले होंगे सुनने के लिए। हार्ट अटैक, आजकल हार्ट अटैक तो आम हो गया है, आप सोच नहीं सकते, अच्छे अच्छे पर्सन हार्ट अटैक से तुरंत निकल लेते हैं। उसके बाद आजकल कैंसर प्रॉब्लम बढ़ रहे, कैंसर प्रॉब्लम, ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज है। हम चाहेंगे कि लाइफ स्टाइल डिजीज ना बोल, उनको डिजीज बोला जाए, ताकि लोग इसके लिए अवेयर रहे। आपको इस तरह से आपका कहना है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखें ताकि डिजीज आपको नहीं हो। और आज जो इंडिया, जो आपका क्या कहना है इसके ऊपर, डायबिटीज तो डायबिटिक कैपिटल बोला जा रहा है वर्ल्ड का। ये बिटर ट्रूथ है, कड़वा सच है ये। कड़वा सच है ये। थायराइड हमारे यहाँ, क्या महिलाएं क्या पुरुष सभी को थायराइड हो रहा है। आपने ये जो बताया कि किडनी का डिजीज, उसने आपने जो बताया कि फैटी लीवर हो जाता है, फैटी लीवर होना, आपने एक बात बताया कि इंसोम्निया, मतलब नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम, हाँ, नींद की प्रॉब्लम, ये सब जो है, अगर आप अपना लाइफ स्टाइल नहीं ठीक रखते हैं तो इस डिजीज के आप शिकार हो सकते हैं, और हो रहे हैं। और इसीलिए ये कैपिटल बनता है, स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस के ऊपर आपने जो बात कहा, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप मेडिटेशन का किस तरह से, आपका क्या कहना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज किया? स्ट्रेस से तो भागा नहीं जा सकता है। आजकल सभी लोग वर्किंग हैं, पारिवारिक टेंशन है, आय कम है, खर्च ज़्यादा है, लाइफ स्टाइल जिस तरह का लोग का भाग दौड़ का जिंदगी है, तो स्ट्रेस है। बस एक ही टिप है स्ट्रेस के लिए। जी जी। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं ना, सुबह में कुछ भी हार्ड काम करिए। हार्ड काम मतलब थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, एकदम से आपके माइंड से मस्त डोपामाइन रिलीज होगा, एकदम हैप्पी हार्मोन जिसको बोलते हैं। और आप खुश, यकीन मानिए ये मैं अप्लाई करता हूँ। अगर आपको आलस आ रही है, नींद आ रही है, इमेजिन एग्जांपल लेते हैं, अगर आप सुबह टाइम से नहीं जग पा रहे, 6 बजे जगना है और आपको नींद ही पूरा नहीं हो रहा है, ट्राई करो, जगो, किचन जाओ, पानी पियो, और फ्रेश होने के बाद बस थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज। जैसे ही लोड पड़ेगा बॉडी पे, आपका माइंड
डोपामाइन रिलीज करेगा, एक अच्छा हैप्पी हार्मोन जिसको बोलते हैं। डोपामाइन इज अ गुड हार्मोन, गुड हार्मोन, हैप्पी हार्मोन। हैप्पी हार्मोन है। उसको रिलीज कराने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि आप स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप सुबह सुबह एक्सरसाइज, थोड़ा सा लोड दीजिए शरीर को। पसीना निकलेगा ना, जैसे लोड बढ़ेगा, मसल स्ट्रेंथ होगा, आप खुद से फील होना शुरू कर देंगे। अब हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि वेलनेस फिटनेस जो आप कह रहे हैं, एक इस कोच में, वेलनेस फिटनेस कोच में, और डॉक्टर जो इलाज जो कर रहे हैं, राइट, इन दोनों का सामंजस्य कैसे, आप क्या आपका ये कहना होगा कि हर डॉक्टर के साथ एक वेलनेस फिटनेस कोच होना चाहिए? होना ही चाहिए सर, क्योंकि अभी जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हर एक फैमिली में डाइट से रिलेटेड समस्या है, और एक डॉक्टर्स का भी फैमिली होता है। अगर वहाँ भी खान पान का प्रॉब्लम हो तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए उसमें भी बीपी प्रॉब्लम बढ़े रहते हैं। तो अगर एक डॉक्टर और एक वो भी वेलनेस को समझ के एंड थोड़ा लोगों को सजेस्ट करे कि आप वेलनेस से जुड़िए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन लीजिए, पानी कितना पीना है, खाने में क्या खाना है, कब खाना है, प्रोटीन क्या होता है, तो लोगों में बहुत बदलाव आएगा। और दोनों में अगर सामंजस्य बैठ जाए ना, तो समाज बहुत तरक्की करेगा, हेल्दी समाज होगा। क्योंकि समाज का पैसा ना दवा में जा रहा है, तो वो पैसा अगर वो अपने बिजनेस में डाले, वो अपने कामों में डाले, ग्रोथ के लिए बच्चे की पढ़ाई में डाले, तो समाज में बदलाव आएगा। तो वो डॉक्टर भी हेल्प कर सकते हैं। आप ये दोबारा बीमार ना पड़ो, उसके लिए आप पूछो एक बार लोगों से, डॉक्टर से पूछिए कि सर मैं दोबारा बीमार नहीं पड़ना चाहता, मुझे क्या करना पड़ेगा। एटलीस्ट आप पूछो तो सही, पूछते नहीं, डॉक्टर को स्वतः भी बताना चाहिए कि जो हम तो इलाज कर रहे हैं, आप रोगी हैं, हम आपके रोग का इलाज कर तो रहे हैं, लेकिन फिर आगे ये रोग परसिस्ट नहीं करे, उससे बचें, इसके लिए वेलनेस सेंटर को आप कांटेक्ट करें, एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से आप कांटेक्ट करें, एक अच्छे फिटनेस कैंप में आप जाएं, ट्रेनर के साथ जाएं और उसके साथ मिलके अपना एक दिनचर्या बनाएं। आपको क्या आवश्यकता है, ताकि ये फिर से आप रोग की चपेट में नहीं आए। आप सप्लीमेंट का आजकल तो बात बहुत सुनते होंगे कि आजकल तो बहुत सारा सप्लीमेंट ऐड बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। एक आध नाम हम नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स तरह तरह का उसका मैं बताना चाहूंगा कि आप आयरन ले लें, आप इस तरह से ओमेगा 3 ले लें, राइट, और इस तरह से आप बहुत सारे प्रोटीन का भी ऐड आते हैं। इस तरह के सप्लीमेंट के बारे में आपका क्या कहना? लेना चाहिए क्योंकि अगर विटामिन B12 अगर ऐड देख के ले लेना चाहिए? नहीं, ऐड देख के कैसे ले सकते हैं? एटलीस्ट आपको ऑथराइज जगह ऑथराइज न्यूट्रिशन ही लेना चाहिए। देखिए, अगर आपके बॉडी में एग्जांपल लेते हैं, विटामिन B12 की कमी हो गई है, तो विटामिन B12 एक ऐसा ये है कि आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा, बॉडी को डालना ही पड़ेगा। और खान पान में ऐसा रेयरली मिलता है जिसमें विटामिन B12 होते हैं, तो आपको सप्लीमेंट के माध्यम से ही उसको लेना पड़ेगा, है ना। तो एग्जैक्टली आपको पहले ये देखना है कि वो जिस चीज़ का आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जिस ब्रांड का, क्या वो ब्रांड लेबलिंग लॉ से सर्टिफाइड है। एक लेवल होता है, उस पर लिखा जो रहता है ना, उसके अंदर क्या वो है, क्या उसके पास वो सर्टिफिकेट है क्या। दूसरा, वो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा, मतलब मेगा डोजेज लॉ होता है। मेगा डोजेज लॉ का मतलब होता है कि कितना भी खा लो वो हानि नहीं करेगा, है ना। तो आप ये दो सर्टिफिकेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, लेबलिंग लॉ और मेगा डोजेज लॉ। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में है, जैसे कि 2 वर्ड है, ध्यान से सुनिएगा, एडेड शुगर और शुगर एडेड। अच्छा, एडेड शुगर एंड शुगर एडेड, इसके बारे में अंतर, अच्छी बात आप बताएं। अभी इमेजिन करिए, अगर लिखा, लोगों को क्या पता, पब्लिक को, कि दोनों में क्या अंतर है, एडेड शुगर और शुगर एडेड। तो मेक श्योर आपको सोच समझ के इस सब चीज को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से। क्या अंतर है ये आप बताएं। अंतर इतना है कि शुगर एडेड का मतलब है कि उसमें नेचुरल ऑलरेडी शुगर जो है उतना ही है शुगर उसके अंदर, और उसके बाद और है एडेड शुगर, मतलब उसमें शुगर ऐड किया गया है। अच्छा, एडेड शुगर मतलब ऊपर से शुगर ऐड किया गया उसमें। शुगर एडेड है मतलब नेचुरल है, नेचुरल शुगर है उसके अंदर। तो आप किसको प्रेफर करेंगे? ट्रांस फैट, ये शुगर जिसमें नेचुरल शुगर है जो, दैट इज गुड। एडेड शुगर नहीं, शुगर एडेड। तो ये सारी चीजें हैं। एंड उसके बाद और भी चीजें, जैसे ट्रांस फैट के बारे में लेबल पे ट्रांस फैट ना बहुत छोटा में लिखा रहता है, ट्रांस फैट। एनीथिंग जिस पे ट्रांस फैट लिखा हुआ है, आप तो वो चीज़ ना तो खुद खाओ ना बच्चे को खिलाओ। दूसरा चीज़,
एंड ध्यान से आप सोच समझ के, बहुत आजकल तो सप्लीमेंट का ये हाल हो गया है, कोई सिंपल सा पर्सन चाहे तो वो डब्बा बंद करके बेच सकता है, बट नहीं, वो आजकल तो हम बीच में आपको फिर से टोक रहे हैं। आजकल तो नेटवर्किंग से तरह तरह के प्रोडक्ट्स बेच रहे। लोग के सामने आ रहा है और लोग उससे जुड़ रहे हैं, और उसका क्या प्रभाव है, नहीं प्रभाव है, एक अच्छा कोच ही उसको बता सकता है। लेकिन बस नेटवर्किंग के जरिए लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से लोग दे रहे हैं। ध्यान से समझना है चीज़ों को कि कौन सा प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा सिंपल प्रोटीन होता है, 1-1 केजी का 2-2 केजी का प्रोटीन आता है जो एकदम लो रेट पे मिल जाता है। आप इमेजिन करिए कि एक आप प्राइस भी सोच सकते हैं, कुछ प्राइस ऐसा है जो आप मतलब सिंपल लग रहा है कि ये प्राइस पे कैसे इतना प्रोटीन मिल सकता है, तो समझिए वहाँ पे कुछ ना कुछ मिलावट है, डुप्लीकेट है। वो कम प्राइस पे अगर आपको क्वालिटी वाला चीज़ मिल रहा है तो आप पहले सोचिए समझिए फिर लीजिए। ऐसा नहीं कि वो गलती होगा, बट मैक्सिमम चांस है गलत हो सकता है वो, तो ध्यान से समझ के, जैसे ओमेगा 3। तो आम पब्लिक कैसे समझेगा इसको? तो ऐड करके आप हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो अवेयर आप करें ना। कोई ऐसा प्रोडक्ट बताएं, कोई ऐसा कंपनी बताएं जिसके साथ लोग जुड़े और उसको जेन्युइन प्रोडक्ट उसको लगे और उसके साथ सही में उसको वेलनेस के साथ साथ सप्लीमेंट मिले। एक ये ऐड के चलते नहीं, एक वेलनेस कोच के पास जिस तरह का सप्लीमेंट होना चाहिए, राइट, वो जो सर्टिफाई करे कि नहीं भाई हम इसी कंपनी का या इस तरह का प्रोडक्ट आप लें, चाहे जिस भी कंपनी का। अभी हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं ना लोगों को, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं। हाँ, तो जैसे और मैं पर्सनली जिस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करता हूँ, वो जो पर्सनलाइज्ड प्रोटीन आता है, जो हमारी ब्रांड है हर्बल लाइफ, तो क्या आपने बताया अपने ब्रांड का नाम? मैं हर्बल लाइफ ब्रांड इस्तेमाल को यूज करता हूँ, मैं उसको आप पर्सनली रिकमेंड भी करते हैं। हाँ, आपको पता है मैंने अपना 12 केजी मसल गेन किया है डाइट को बढ़िया करके, उस न्यूट्रिशन को खा के। रिजल्ट आपने खुद लिया मैं बहुत अंडरवेट था जब मैं इस कम्युनिटी में आया था, मैं बहुत अंडरवेट था। तो आपने ये सप्लीमेंट लोगों को जो प्रोवाइड किया हर्बल लाइफ का, एक नहीं सैकड़ों लोगों मैंने रिजल्ट दिया, जो भी, तो आपने रिजल्ट मिला है उन लोगों? सैकड़ों लोगों को मैंने रिजल्ट दिया है। रिजल्ट मिला, इसलिए आप रिकमेंड कर रहे हैं? इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं। दर्शक, बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने so समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने लोगों को बताई। जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, उनके माध्यम से या अन्य जो भी हमारे लोग आएंगे, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे जी। और अभी इस तरह का वेलनेस का जो भी प्रोग्राम होगा, कभी आपका आगे जरूरत पड़ेगा तो जरूर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो और मच आपका सर। समय लेंगे और आप ना भी नहीं कहेंगे। नहीं, थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे मौका दिया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का। मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ एंड थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस। मैंने अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छी बात, आपने बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।